तो आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी, मध्य प्रदेश के साहित्य और साहित्यकार। हाँ, ये जीएस पेपर 1 की यूनिट 1 का हिस्सा है और जो हमारे पास नोट्स हैं वो साफ कहते हैं कि यहाँ से हर साल मतलब 2-3 सवाल तो पक्के ही हैं। बिल्कुल, और सवाल भी देखिए एकदम सीधे होते हैं, तथ्यात्मक। कौन सी रचना किसकी है, किसका उपनाम क्या है, या फिर कौन किसके दरबार में था। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है इसका मिशन यही है कि इन स्रोतों में से वो खास बातें निकालें जो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं। और उन्हें इस तरह से समझें कि वो रटना ना पड़े, मतलब याद रह जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े नाम से, जिनके बिना मुझे लगता है भारतीय साहित्य की बात ही अधूरी है। कालिदास। जी, हमारे नोट्स के हिसाब से वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और यही बात उन्हें एक ऐतिहासिक पहचान देती है ना। बिल्कुल, उनका समय 4वीं-5वीं शताब्दी का गुप्त काल माना जाता है, भारत का स्वर्ण युग। अच्छा, उनके जन्मस्थान को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। नोट्स में लिखा है उत्तराखंड या कश्मीर। हाँ, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, लेकिन उनकी जो रचना है मेघदूतम, उसमें उज्जैन का इतना सुंदर, इतना विस्तृत वर्णन है कि ज्यादातर लोग उन्हें उज्जैन का ही मानते हैं। और उन्हें उपाधियां भी क्या खूब मिली हैं, कवि कुलगुरु, कवि शिरोमणि। लेकिन ये जो सबसे प्रसिद्ध है, भारत का शेक्सपियर, ये एक बहुत बड़ी तुलना है। जी, ये तुलना उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की वजह से की जाती है। अच्छा। जिस तरह शेक्सपियर ने मानवीय भावनाओं को, खासकर प्रेम और विरह को अपने नाटकों में दिखाया, वैसी ही गहराई, वैसा ही मर्म कालिदास के इस नाटक में दिखता है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। जी, उन्होंने उसे अमर बना दिया। ये सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन नाटकों में से एक है। कमाल है। तो उनकी कुल 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं। चलें एक एक करके देखें। महाकाव्य से शुरू करते हैं। जरूर। उनके 2 महाकाव्य हैं। पहला है कुमार संभवम, जो उनका प्रथम महाकाव्य माना जाता है। शिव पार्वती विवाह पर आधारित। जी, और दूसरा है रघुवंशम, जिसमें भगवान राम के पूरे वंश की गाथा है। ठीक है। और फिर हैं 2 खंड काव्य। हाँ, मतलब छोटे काव्य। इनमें से एक तो मेघदूतम है ही, जिसकी हमने बात की। और उसमें एक मजेदार फैक्ट है कि बेतवा नदी को बंदर कूदनी कहा गया है। ये छोटी छोटी बातें ही परीक्षा में फंसा देती हैं। बिल्कुल। और दूसरा खंड काव्य है ऋतु संहारम। ये उनकी पहली रचना मानी जाती है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। हाँ। और आखिर में आते हैं उनके 3 नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा एक है मालविकाग्नि मित्रम। ये उनका पहला नाटक था। शुंग राजा अग्निमित्र की कहानी। जी, और तीसरा है विक्रमोर्वश्यम, जो राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है। तो एक तरफ कालिदास जो राजा के नवरत्न थे, और दूसरी तरफ हमारे अगले साहित्यकार हैं भर्तृहरि। वो खुद राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। हाँ, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो संत बन गए। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ये। और यही बात भर्तृहरि को इतना खास बनाती है। वो राजकुमार थे, लेकिन दुनिया उन्हें एक कवि और संत के रूप में याद करती है। उन्होंने मुक्तक काव्य को, आप कह सकती हैं, एक नई दिशा दी। मुक्तक मतलब ऐसा काव्य जिसका हर छंद अपने आप में पूरा हो। बिल्कुल। उसे समझने के लिए आपको पिछला या अगला छंद पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर छंद अपने आप में मुकम्मल है। जैसे आज के कोट्स होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है शतक त्रय, यानी 3 शतकों का समूह। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। जी, वैराग्य शतक शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें उनके अपने जीवन के अनुभव दिखते हैं, मोह माया छोड़ने की बात। इसके अलावा वो व्याकरण के भी बहुत बड़े विद्वान थे। अच्छा। वाक्यपदीय उनकी एक बहुत प्रसिद्ध व्याकरण रचना है। और उनसे जुड़े स्थान भी जरूरी हैं। नोट्स में है साधना स्थली चुनार, समाधि सरिस्का और भर्तृहरि गुफाएं उज्जैन में। उज्जैन बार बार आ रहा है। हाँ, उज्जैन उस दौर में ज्ञान और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एक और बड़े नाटककार हुए, भवभूति। भवभूति, जिनका असल नाम था श्रीकंठ। जी। वो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार में थे। और उन्हें एक बहुत ही गंभीर उपाधि दी गई है, भारतीय मिल्टन। मिल्टन तो अपने एपिक पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। ये तुलना क्यों? क्योंकि मिल्टन की तरह ही भवभूति की शैली में गंभीरता है, एक गहराई है। वो आम प्रेम कहानियों वाले नाटककार नहीं थे। तो वो क्या दिखाते थे? वो मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को, गहरे दुख को दिखाते थे। उनके 3 नाटक प्रसिद्ध हैं, महावीर चरित
जिसमें राम का वीर रूप है, और मालती माधव जो उनकी सबसे लोकप्रिय प्रेम कहानी है। लेकिन उनकी सबसे खास रचना तो उत्तर रामचरितम मानी जाती है ना? ये हाँ, नोट्स कहते हैं कि ये संस्कृत का पहला दुखांत नाटक है, मतलब पहली ट्रेजेडी। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय नाट्य परंपरा में नाटकों का अंत हमेशा सुखद होता था, एक हैप्पी एंडिंग होती थी। और बहुभूति ने वो परंपरा थोड़ी। हाँ, उन्होंने राम के जीवन का वो हिस्सा दिखाया जिसमें सीता के त्याग का दुख है, एक पीड़ा है। उन्होंने साहित्य में करुण रस को एक नई ऊंचाई दी। तो मतलब कालिदास के नाटकों का अंत सुखद है और भवभूति दुख को चित्रित करने में माहिर थे। एक तरह से हाँ। चलिए अब प्राचीन काल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं 7वीं शताब्दी में और बात करते हैं बाणभट्ट की। जी, और बाणभट्ट को गद्य का सम्राट माना जाता है। मतलब एक कहावत है कि जो स्थान काव्य में कालिदास का है, वही स्थान गद्य में बाणभट्ट का है। वाह, और उनका उपनाम भी बड़ा दिलचस्प है, साहित्य के वनांचल का केसरी। वो अपने प्रकृति चित्रण के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें साहित्य के जंगल का शेर कहा गया। उनके रचनाओं में सबसे पहले तो हर्षचरित है, जो जाहिर है राजा हर्षवर्धन की जीवनी होगी। जी, लेकिन दूसरी रचना का नाम है कादम्बरी, और हमारे नोट्स कहते हैं कि इसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। जी, कई विद्वान इसे दुनिया के सबसे शुरुआती उपन्यासों में से एक मानते हैं। इसकी कहानी इतनी जटिल है, इतनी पीढ़ियों तक चलती है कि वो आज के उपन्यासों जैसी लगती है। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात यह है कि बाणभट्ट इसे पूरा नहीं कर पाए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया। ये तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा है। चलिए अब मध्यकाल की तरफ आते हैं, जहां कविता राज दरबारों की शोभा बन गई, और यहाँ पहला नाम है केशवदास का। केशवदास, जो ओरछा के इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। यहाँ से रीति काल की शुरुआत मानी जाती है। रीति मतलब एक तय शैली या परंपरा? हाँ, इस काल के कवि कविता के नियमों, अलंकारों, छंदों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, और केशवदास को इसी रीति काल का पहला आचार्य माना जाता है। लेकिन उनके लिए ये उपाधि थोड़ी अजीब है। कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि, ये तो तारीफ कम आलोचना ज्यादा लग रही है। बिल्कुल, और यही बात उन्हें मजेदार बनाती है। केशवदास वो विद्वानों के लिए लिख रहे थे, आम लोगों के लिए नहीं। अच्छा। उनकी कविता में पांडित्य का प्रदर्शन इतना ज्यादा होता था, वो इतने मुश्किल अलंकार और छंद इस्तेमाल करते थे कि उसे समझना भी एक चुनौती थी। भावों से ज्यादा कलाकारी पर जोर था। इसीलिए आलोचकों ने कहा कि इसमें दिल नहीं है, ये तो बस कठिन काव्य का भूत है। जी, उनकी रामचंद्रिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वो अपने जमाने के आर्ट हाउस कवि थे, कमर्शियल नहीं। हाँ, कह सकते हैं। अब रीतिकाल में ही एक ऐसे कवि की बात करते हैं जो केशवदास से बिल्कुल अलग थे, भूषण। उन्होंने श्रृंगार की जगह वीर रस को चुना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। रीतिकाल मतलब प्रेम और सौंदर्य का काल। उस दौर में भूषण ने अपनी कलम शिवाजी और महाराजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन करने के लिए उठाई। इसीलिए वो सबसे अलग हैं। बिल्कुल, उनका असली नाम तो घनश्याम था, पर चित्रकूट के राजा रुद्रशाह ने उन्हें भूषण की उपाधि दी और वो इसी नाम से अमर हो गए। उनकी रचनाओं के नाम से ये पता चलता है, शिवराज भूषण, शिमा बामनी, छत्रसाल दशक। जी, और उनकी भाषा भी, जैसा नोट्स में लिखा है, ओज गुण प्रधान थी, मतलब जोश और वीरता से भरी हुई। सही। अब रीतिकाल के एक और महारथी की बात करते हैं, जो सिर्फ अपनी एक रचना से अमर हो गए, बिहारी। बिहारी ग्वालियर में जन्मे, पर जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी थे। और उनके लिए कहा जाता है कि वो गागर में सागर भर देते थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो अपने 2 लाइन के दोहे में बहुत गहरी और बड़ी बात कह देते थे। और इसका सबूत है उनकी एकमात्र रचना, बिहारी सतसई। सोचिए, सिर्फ एक किताब जिसमें करीब 719 दोहे हैं, और उसी से वो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवियों में गिने जाते हैं। यही तो बिहारी की महानता है। उनकी सतसई में श्रृंगार, भक्ति, नीति, हर विषय पर ऐसे दोहे हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उन्होंने साबित किया कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। बिल्कुल। अब रीतिकाल के आखिरी बड़े कवि पद्माकर। नोट्स के अनुसार जयपुर के राजा ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। जी, पद्माकर रीतिकाल के अंत के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से हैं। उनकी कविता में एक चित्रात्मकता थी। चित्रात्मकता
मतलब जब वो किसी दृश्य का वर्णन करते थे तो वो आंखों के सामने साकार हो जाता था। अच्छा। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है गंगा लहरी, जिसमें उन्होंने गंगा की महिमा का बहुत ही भावनात्मक वर्णन किया है। कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो कानपुर में गंगा किनारे ही बस गए थे। तो अब तक हमने राजाओं, दरबारों और देवी देवताओं की बात की, लेकिन अब हम आधुनिक काल में आ रहे हैं जहां कविता का नाता आम आदमी और देश की आज़ादी से जुड़ने वाला था। एकदम सही कहा। और इस बदलाव के सबसे बड़े प्रतीक हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये उपनाम ही सब कुछ कह देता है। जी, उनकी कविता पुष्प के अभिलाषा तो हम सब ने स्कूल में पढ़ी है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। हाँ, एक फूल की भी इच्छा देश के लिए शहीद होने की है। ये उस समय की राष्ट्रीय भावना को दिखाता है। बिल्कुल। और उनके साहित्यिक योगदान को सम्मान भी मिला। उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए उन्हें 1954 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। पहला? ये तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत का सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जी, माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। और इसी राष्ट्रीय चेतना की एक और बुलंद आवाज थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। उनके बारे में एक खास बात यह है कि वो सिर्फ लिख नहीं रही थी, वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी। वो एक कवयित्री और एक स्वतंत्रता सेनानी दोनों थीं। और यही पहचान उनकी कविता में झलकती है। उनकी रचना झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सिर्फ एक कविता नहीं, ये आजादी की लड़ाई का गीत बन गई। बिल्कुल। इसने पूरे देश में वीरता की एक लहर पैदा कर दी। अब आधुनिक काल में कुछ अलग धाराओं की बात करते हैं। हमारे नोट्स में एक नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्हें प्रयोगवादी कवि कहा गया है। ये प्रयोगवादी क्या होता है? प्रयोगवादी मतलब वो जो कविता के बंधे बंधाए नियमों को नहीं मानते थे। उन्होंने भाषा, विषय और शैली के साथ नए नए प्रयोग किए। अच्छा। वो भावनाओं के साथ साथ बुद्धि और विचार को भी कविता में लाना चाहते थे। इसीलिए उनकी रचनाओं के नाम भी बड़े अलग हैं, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये नाम ही अपने आप में एक कविता है। एक और धारा का जिक्र है छायावादी, और इसमें नाम आता है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। छायावाद मतलब वो कविता जिसमें प्रकृति के जरिए अपने भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, जिसमें रहस्य और कल्पना का पुट हो। और नवीन जी की रचनाओं जैसे कुमकुम और रश्मि रेखा में ये भाव दिखता है। जी, वो राजनीति में भी बहुत सक्रिय थे और संसद के सदस्य भी रहे। हमारे नोट्स में दो और आधुनिक कवियों भवानी प्रसाद मिश्र और शिवमंगल सिंह सुमन का भी जिक्र है। जी, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा बहुत सरल और सीधी थी, जैसे कोई बात कर रहा हो। उनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन? उनकी कविता में एक ओज और विश्वास था। उनकी रचना मिट्टी की बारात को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हमने काव्य की बहुत बात कर ली। अब गद्य की एक ऐसी विधा की ओर चलते हैं जो समाज को आईना दिखाती है, व्यंग्य। और यहाँ पहला ही नाम है हरिशंकर परसाई का। परसाई जी, वो हिंदी व्यंग्य के शिखर पुरुष हैं। व्यंग्य का मतलब सिर्फ मजाक नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यंग्य हंसाते हंसाते समाज की बुराइयों, भ्रष्टाचार और पाखंड पर बहुत गहरी चोट करता है। परसाई जी इसमें माहिर थे। उनकी रचना भोलाराम का जीव इसका सबसे सटीक उदाहरण है। एक रिटायर्ड आदमी की पेंशन के लिए उसकी आत्मा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। और ये आज भी उतना ही सच लगता है। बिल्कुल, दशकों पहले जो लिखा वो आज भी हमारे सिस्टम पर एक सटीक टिप्पणी है। सही कहा। और उनकी दूसरी रचनाएं भी देखें, प्रेमचंद के फटे जूते, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हर शीर्षक एक गहरा कटाक्ष है। व्यंग्य की दुनिया में एक और बड़ा नाम शरद जोशी। इनकी रचना जीप पर सवार इल्लियां बहुत प्रसिद्ध हुई। जी, शरद जोशी जी का व्यंग थोड़ा और सहज और आम बोलचाल वाला था। वो रोजमर्रा की चीजों में व्यंग ढूंढ लेते थे, और वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने टीवी के लिए भी लिखा, ये जो है जिंदगी और विक्रम बेताल। हाँ, और इसी वजह से वो घर घर तक पहुंच गए। अब एक बहुत ही अनोखे लेखक मुल्ला रमोजी, इनकी शैली थी गुलाबी उर्दू। ये क्या चीज है? गुलाबी उर्दू ये भोपाल की एक खास देन है, और इसके जनक मुल्ला रमोजी थे। ये उर्दू की एक ऐसी शैली है जिसमें व्यंग्य, मजाक और भोपाल की जो स्थानीय बोली है उसका तड़का होता है। अच्छा। ये सुनने में मीठी लगती है, लेकिन इसकी चोट बड़ी गहरी होती है। उनकी रचनाओं के नाम देखिए, लाठी और भैंस, औरत जात, नाम से ही अंदाजा लग जाता है।
तो ये थे मध्य प्रदेश के साहित्य के कुछ चमकते सितारे। अब अगर हम MPPSC परीक्षा के नजरिए से देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? सबसे पहली और जरूरी बात है मैच द कॉलम, यानी सही जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न। एक तरफ लेखक, दूसरी तरफ रचना। जी, इसलिए किसकी कौन सी मुख्य रचना है ये पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उपाधियां और उपनाम। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा गया? भवभूति को भारत का मिल्टन क्यों, या माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा क्यों? ये सब सीधे सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये विषय स्टैटिक है, ये तथ्य बदलने वाले नहीं हैं। हाँ, कालिदास की रचनाएं वही रहेंगी, परसाई का व्यंग्य वही रहेगा। इसलिए एक बार अच्छे से समझ लिया और दोहरा लिया तो ये नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल। इन लेखकों को पढ़ते हुए सिर्फ तथ्य याद नहीं करने हैं। सही कहा। ये सोचने का भी एक अवसर है कि इन साहित्यकारों ने अपने समय के समाज, संस्कृति और राजनीति को अपनी रचनाओं में कैसे दर्शाया। ये सोचना भी दिलचस्प हो सकता है कि अगर आज भूषण होते तो वो किसकी वीरता पर लिखते, या अगर परसाई जी आज के समाज को देखते तो उनका व्यंग किन मुद्दों पर होता। सही बात है। साहित्य हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाता, वो हमें वर्तमान को समझने का एक नजरिया भी देता है। बिल्कुल। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।